हेलो दोस्तों, मैं लॉलेस श्रीवास फिर से एक बार लॉलेस मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर 3 देखने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 देख चुके हैं, है ना। आगामी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। क्लियर है दोस्तों? कंटिन्यू बने रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, है ना। जितने लोग भी देख रहे हो, है ना, वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, है ना। मैं जितने भी सवाल कराऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन सवाल कराऊंगा, है ना। ये जितने भी सवाल होंगे सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है दोस्तों। बस लगातार देखते रहिएगा, नोट्स कंटिन्यू बनाते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको कहीं और से मिलने वाला नहीं है। आप पूरे छत्तीसगढ़ कोई भी कोचिंग यदि आप मान लो क्वेश्चन उठाते भी हो तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना, जैसा मैं अपने चैनल में के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना। यदि आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत है तो व्हाट्सएप में बिल्कुल, है ना, मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ, है ना, मिल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ चलते हैं। आज का पहला सवाल बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ये एग्जाम में आने लायक सवाल है। ध्यान समझना क्या बोला गया है। हमारे पास है निम्नलिखित कथनों पर, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला गया है। यहाँ पर हमारे पास 4 कथन दे रखा है, के एल एम एन। यहाँ पर 4 कथनों में से, है ना, जो सही कथन है उन्हीं कथनों को आपको क्या करना है, चुनना है। अब बोला गया है कि √75 एक परिमेय संख्या है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक आता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? तब आप कहोगे परिमेय संख्या उस संख्या को बोलते हैं भाई जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब जिस संख्या को मैं भिन्न के रूप में लिख सकता हूं उन संख्याओं को तो मैं परिमेय संख्या बोलूंगा, क्योंकि यहां पर हमको पता है q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। q = नॉट 0, ये होता है हमारे पास क्या का, है ना भाई, परिमेय संख्या का डेफिनेशन। अब यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। अब √75 की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर √75 की, तब आप कहोगे कि √75 एक परफेक्ट संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्या नहीं है ना। ध्यान समझना मेरी बात को, है ना। यदि ये परफेक्ट स्क्वायर वाला अंक होता तो मैं कहता कि भाई परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा इसके अगल बगल, तो आप कहोगे सामने में √81 है ना भाई। तो √81 किसका वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, तो आप कहोगे 9 का, है ना भाई। तो √81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। ये हमारे लिए परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन मैं यदि √75 की बात करूं तो आप कहोगे ये जो √75 होगा ये 8 से बड़ा होगा और कुछ पॉइंटों में आने वाला है। लेकिन यहाँ पर 8 के बाद जो भी पॉइंट आएगा मेरे प्यारे दोस्तों ये इन्फिनिट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इस प्रकार से 8 दशमलव कुछ कुछ आएगा और ये अनंत तक जाएगा। और जब अनंत तक जाएगा तो हम इसको, है ना, p/q के रूप में रिकवर नहीं कर सकते। जब इसको हम p/q के रूप में रिकवर नहीं कर सकते तो हम इसको परिमेय संख्या के रूप में मान भी नहीं सकते। इस आधार पर हमारे पास k वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कम से कम एक धनात्मक पूर्णांक x मौजूद है बोला गया है। मतलब x किस प्रकार की संख्या हमारे लिए यहाँ पर बोल दिया गया है, x जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटेजर है, धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब मैं पहले बताया कि जो अपने आप में पूरा हो, है ना, दशमलव में ना हो, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो ये हमारे पास किस प्रकार की संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तब, है ना, -4x/5 से ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास क्या, -7/8। तो मैंने कहा यदि धनात्मक पूर्णांक लेना है x का मान तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने x का मान मान लिया 1। एक किस प्रकार की संख्या, धनात्मक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है। अब यदि इस फॉर्मूला के मान रखता हूं तो हमारे पास है माइनस का 4x/5 से ग्रेटर देन होना चाहिए -7/8। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो -4 का गुणा 1 के साथ कर दोगे 5 से बड़ा होना चाहिए -7/8। ये हमारे पास क्या रखा है, दे रखा है। कम से कम धनात्मक पूर्णांक के कंडीशन में हमारे पास है ऐसा। ठीक है, हमको तो डेटा निकालना है, वो भी करेक्ट वाला डेटा निकाल लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर यदि ऐसा है तो यदि मान लो यदि हम देखेंगे यहाँ पर तो -4x/5 से बड़ा होना चाहिए ना, -7/8 होना तो चाहिए,
है ना, -7/8 यदि क्या है बड़ा होना चाहिए, ये बोला गया है। तो केवल हम एक का मान यहाँ पर 2 मान लेते हैं, है ना, ताकि हमारी गणना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, गणना क्या हो जाए, हमारा आसान हो जाए, मैं चाहता हूं, क्योंकि भाई ये किसी के लिए भी तो लागू हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कम से कम के लिए। तो मैंने कर लिया यहाँ पर 2 मान लिया, ध्यान समझना। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 -8/5 से ग्रेटर देन होगा क्या, -7/8। अब आप कहोगे कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालूं डायरेक्ट काटूंगा तो ये हो जाएगा -1.6 से ग्रेटर देन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 70, और 70 को 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, बच जाएगा 6, और हो जाएगा 8 7 56। मतलब मैं ये लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर 0.87 के रूप में यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दोनों ऋणात्मक है, तो छोटा वाला डेटा हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए एल वाला जो कथन होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। -x/x ग्रेटर देन 1, जहां x के सभी वास्तविक मानों के लिए, भाई सभी वास्तविक सभी रियल मानों के लिए कैसे बड़ा हो सकता है, ध्यान समझना, ये सभी बड़े मानों के लिए बड़ा कैसे हो सकता है। यदि मान लो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं, x की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ पर आप देख पाओगे कि 1 - 2 डिवाइड बाई 1 से बड़ा होगा क्या, यहाँ पर 1, यहाँ पर तो हो सकता है, यहाँ पर 1 होने पर पॉसिबल है, लेकिन मान लो मैं 1 से कोई बड़ा रख दूं, तब आप कहोगे कि -1 से बड़ा है हमारे पास 1, यहाँ पर तो हमारे पास क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। लेकिन यदि मैं 1 से की वैल्यू 1 के अलावा और कोई रखना चाहूं तो हर बार 1 बड़ा नहीं होगा, इस कारण से ये m वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। n वाला कथन है कि 4.23 फिर 2 3 फिर 2 3, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 3 का पुनरावृत्ति लगातार हो रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q के रूप में पूर्णांक है बोला गया है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है यदि कोई दशमलव के बाद कोई भी अंकों की पुनरावृत्ति बार बार हो तो हम उसको आसानी से p/q के रूप में लिख सकते हैं, अतः n वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो l और n ये दोनों कथन जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों हमारे लिए क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आए भी समझ में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल बेहतरीन सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब क्या बोला गया है, ध्यान समझना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें बोला गया है। पहला है हमारे पास, यदि p जो है q और r दोनों के सापेक्ष अभाज्य है, ध्यान समझना, यदि p जो है q और r दोनों के सापेक्ष क्या है, अभाज्य है, तो p जो होगा गुणनफल q r के सापेक्ष अभाज्य होगा क्या। फिर दूसरा दिया गया, यदि p गुणनफल q r को विभाजित करता है, और यदि p है ना q को विभाजित करता है तो p r को भी विभाजित करेगा, ऐसा हमारे पास क्या रखा है, दे रखा है। ध्यान समझना मेरी बात को, क्या क्या बोला गया है यहाँ पर कथनों को, एक एक चीज को मैं बताने वाला हूं। अब यहाँ पर बोला गया यदि जो p है q और r दोनों के सापेक्षता क्या है, अभाज्य बोला गया है। कौन, p जो है q और r दोनों के सापेक्ष क्या होने चाहिए, अभाज्य ही होने चाहिए बोला गया है। तो p गुणनफल q r के सापेक्ष अभाज्य ही होगा क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक चीज तो समझ गया, यदि मैं कहूं कि जो p है ना, वो q और r के भी सापेक्ष क्या है, अभाज्य। ध्यान समझना, इन दोनों के सापेक्ष है ना, p जो है q के सापेक्ष भी अभाज्य है और r के सापेक्ष भी अभाज्य है, तो मैं ये 100% कह सकता हूं कि जो p होगा वो q इंटू r के भी सापेक्ष क्या होगा, अभाज्य होगा। क्योंकि यदि p आपके पास q के सापेक्ष अभाज्य के रूप में काम कर रहा है, उसी प्रकार जो p है वो r के सापेक्ष भी यदि मान लो अभाज्य के रूप में काम कर रहा है, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो भी हमारे पास अभाज्य के रूप में काम करेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये मेरा एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है यदि p जो है गुणनफल q r को विभाजित करता है, ध्यान समझना, क्या बोला गया, यदि p जो है गुणनफल q r को विभाजित करता है और यदि p जो है q को विभाजित करता है तो p r को भी विभाजित करेगा, ये पूछा गया। अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना, p गुणनफल q r को क्या करता है, विभाजित करता है, ध्यान समझना। तो मैंने एक चीज ले लिया यहाँ पर, मान लेता हूँ कि भाई q की वैल्यू मैंने ले लिया 4, ध्यान समझना, है ना, क्या ले लिया मैंने 4, और यहाँ पर मैं ले लिया, मान लेता हूँ कि r की वैल्यू ले लेता हूँ ना, है ना,
आर की वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं हम, मान लेते हैं पी का वैल्यू मैंने ले लिया 6, ठीक है, और यहाँ पर आर पी कहता हूँ, एक मिनट है ना, यहाँ पर हमने क्यू की वैल्यू मान लिए 6 और आर की वैल्यू मान लेता हूँ दोस्तों 4, ध्यान समझना मेरी बात को, है ना, और यहाँ पर मैं पी की वैल्यू मान लेता हूँ अपने हिसाब से 3, ये मैंने अपने हिसाब से मान लिया, ध्यान समझना मेरी बात को। अब यहाँ पर बोला गया यदि पी जो है गुणनफल क्यू आर को विभाजित करता है, क्या बोला गया है, क्यू आर को विभाजित करेगा क्या, सबसे पहले कंडीशन में पी, तो मैंने कहा 6 गुणा 4 करने पर डिवाइड बाई हमको कितना करना पड़ेगा 3, तो आप कहोगे 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बार में कट जाएगा भाई, मानते हो इस चीज को। फिर यहाँ पर बोला गया है यदि जो P है Q को भी विभाजित करता है, अब Q का मान क्या है मेरे पास, तो Q द्वारा P को विभाजित करना है ना, तो हम कहेंगे नहीं, Q द्वारा P द्वारा Q को विभाजित करना, तो Q का मान हमने मान लिया 6 और P का मान है 3, तो ये भी कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब यहाँ पर बोला गया है यदि ऐसा होता है तो क्या जरूरी है कि वो R को भी विभाजित करेगा, तो R का मान मैंने मान लिया हूँ 4, तो R को यदि मैं P से भाग दूंगा तो क्या कटेगा, तो R का मान 4 है, P का मान 3 है, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये 1.33 के रूप में यहाँ पर क्या होगा, विभाजित होगा, है ना, मतलब पूरा रूप से नहीं कटेगा, मतलब हम कहेंगे विभाजित नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होने वाला है। तो हमारा करेक्ट केवल, है ना, पहला कथन होगा, अतः हम कह सकते हैं केवल एक ही हमारा क्या होगा, सही आंसर होने वाला है। आए भी समझ में, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगले सवाल देखिएगा, है ना, उससे पहले हमारे चैनल सीजी मैपोलॉजी जो एंड्रॉइड ऐप है, यहाँ पर आपको मैथ्स रीजनिंग का जो प्राइस है, कोर्स जो है, ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर मिलेगा, और मंडप निरीक्षक का संपूर्ण कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये मात्र 749 रुपए के प्राइस पर मिलेगा दोस्तों, है ना। और यदि मान लो आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए तो आप, इस नंबर है 75 870 56 55 9, है ना, इस नंबर पर यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप तुरंत क्या कर सकते हो, मैसेज करके आपको, है ना, पीडीएफ ले सकते हो, है ना। और ये जितने भी आपके पास जो ये कोर्स है, ये सीजी मैपोलॉजी एंड्रॉइड मैप पर, है ना, सीजी मैपोलॉजी जो एंड्रॉइड मैप है ना ऐप है, वहां पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा नेक्स्ट सवाल बेहतरीन सवाल है दोस्तों, क्या बोला गया है वो ध्यान समझना। यहाँ पर 3 कथन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको क्या करना है, बताना है। पहला कथन है 17 की पावर 174 का इकाई अंक 7 होगा क्या। अब हम मान लो यूनिट डिजिट की बात करें तो मैंने कहा कि भाई 17 की पावर कितना है, 174 है ना। अब मैं बताया था दोस्तों इकाई अंक पर, यूनिट डिजिट वाले क्लास में बताया था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे यूनिट डिजिट में मैं कुछ कंडीशन बताता हूं। पहला कंडीशन ये है, यदि मान लो इकाई का अंक क्या होगा भाई, इकाई वाला अंक जो होगा 0 मिल जाए, है ना भाई, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए और 1 मिल जाए, तो उसका इकाई का अंक ज्यों का त्यों यही अंक रहता है। ये हमारे पास पहला कंडीशन है। मतलब आपको पता चले कि इकाई का अंक मान लो 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो चाहे इनके ऊपर लाखों का घात क्यों ना हो, इसका इकाई अंक स्वयं वही संख्या होता है। दूसरा कंडीशन ये देखे हैं कि भाई 4 के ऊपर अब 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो इसके सम की घात और एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों विषम की घात। यदि सम का घात है तो इकाई का अंक हमेशा 6 होता है, और विषम का घात होता है तो 4 होता है। उसी प्रकार 9 के लिए, यदि 9 है इकाई अंक पर, तो हम देखते हैं कि सम का घात होने पर इकाई का अंक 9 होता है, 1 मिनट, है ना, इकाई का अंक 1 होता है ना, और विषम होने पर मान लो घात विषम का है, तब जाकर इकाई का अंक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो 9 होता है। तो हमने 0, 1, 5, 6, 4 और 9 के लिए भी देख लिया। अब हमारे पास बच जाते हैं 4 अंक। उन 4 अंक में कौन कौन सा है, 1, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। और इन चारों अंकों की जो साइक्लिसिटी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 की होती है, मतलब इसके घात को 4 से भाग देना है। घात को 4 से भाग देने पर जितना बचेगा वही उस संख्या का मूल घात कहलाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर 17 की पावर 174 के लास्ट 2 अंक को 4 से भाग दूंगा, क्योंकि 4 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों को यदि 4 से भाग देने पर वो विभाजित
विभाजित हो जाता है तो संख्या 4 से विभाजित होगा। तो 74 को 4 से भाग देने पर कितने बार जाएगा, तो अब मैं कहूंगा 18 बार। 18 चौक 72, यहाँ पर है 74, तो कितना शेष बच जाएगा, आप कहोगे 2। 2 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 मतलब 17 की पावर 2, और 17 का गुणा 2 बार कर देंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 289। जहां इकाई अंक हमको क्या देखने को मिला, 9 देखने को मिला। यहाँ पर बोला गया है इकाई अंक कितना होगा, 7। इस कारण से पहला वाला जो कथन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इस समझ में आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है किन्हीं दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। बोला गया, क्या बोला गया है, किन्हीं दो विषम संख्याओं के वर्गों का जो अंतर होगा क्या वो सही में 8 से विभाजित होने वाला है। हम डेमो के लिए 2 ऐसे विषम संख्या क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, भाई ध्यान समझना है ना। हम क्या करते हैं, ऐसे 2 है ना विषम संख्या क्या करते हैं, उठा लेते हैं, ध्यान समझना। मैं 2 विषम संख्या लेना चाहता हूं, कौन कौन सा, एक ले लिया मैं 5 और एक ले लिया मैं 3, एक ले लिया मैं 1 और एक ले लिया मैं 3। ये विषम संख्या मानते हो आप, है ना भाई। मैंने 2 विषम संख्या ले लिया, किन्हीं 2 विषम संख्याओं की। तब आप कहोगे कि भाई 3 का वर्ग कितना हो जाएगा और 1 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, और 9 में से 1 जाएगा, 1 मिनट है ना, थोड़ा दूर में लिख लेता हूं। 3 और 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कर देते हैं, तो आप कहोगे 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, घटाने पर कितना आ गया, 8। क्लियर है। मैं कोई बड़ा अंक ले लेता हूं, मान लेता हूं 1 ले लिया मैं, 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग कर देने पर आप कहोगे 7 का वर्ग होता है 49, और 3 का वर्ग 9, और 49 में 9 घटाने पर 40। 40 भी मेरे 8 से कट रहा है और 8 भी 8 से कटेगा। मतलब इतना तो तय है मेरे प्यारे दोस्तों कि किन्हीं भी 2 विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि निकालोगे तो हमेशा 8 से विभाजित होगा। इस कथन के अनुसार हमारे पास जो पहला वाला कथन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में 1 जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। क्या बोला गया है, 2 लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में मान लो मैं 1 जोड़ता हूं तो क्या सही में पूर्ण वर्ग बनता है। हम इस चीज को भी यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। हमको क्या लेना है, लगातार 2 विषम संख्या लेना है। जैसे मैंने ले लिया 1 और 3, यदि इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1, 3 एकम 3, कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 एकम ये 3 हो गया। और इसमें 1 जोड़ने पर कितना हो गया, 4। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, वही होता है। फिर मैंने 3 और 5 का गुणा करके देखा, 3 5 कितना होता है, 15। 15 में 1 जोड़ने पर कितना हो गया दोस्तों, 16 भी ये 4 का वर्ग होता है। उसी प्रकार एक बार 5 और 7 का गुणा करके देखा, 5 7 कितना होता है, 35, और 35 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 36 भी मेरे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। और ज्यादा तसल्ली के लिए मैं 7 और 9 का गुणा करके देखता हूँ, 9 7 होता है 63, और 63 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 64, और ये सबके सब पूर्ण वर्ग की संख्या प्राप्त हो रहा है। अतः मैं 100% कह सकता हूँ कि किन्हीं भी 2 लगातार विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर जो गुणा प्राप्त होगा गुणनफल, उसमें 1 जोड़ते ही वो हमेशा पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाएगा। और इस आधार पर हमारे पास ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो हमने देखे कि हमारे 2 स्टेटमेंट सही हुआ, एक तो दूसरा वाला और एक सही हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों तीसरा वाला। अतः मैं कह सकता हूं दूसरा और तीसरा मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल फिर है ना, जो बोला गया है वही हम चीज क्या करेंगे, डील करने वाले हैं। एक व्यक्ति नदी में 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में धारा के साथ तय करता है, बोला गया है। ध्यान समझना है ना, एक व्यक्ति जो है 18 किलोमीटर की दूरी को वो भी नाव की धारा की दिशा में है ना 4 घंटे में धारा के साथ तय करता है और 10 चक्कर लगाकर वापस लौटता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कोई पॉइंट छूट गया है क्या हमारे लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर इस डाटा के आधार पर तो हम नहीं बना सकते, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने क्या कर दिए, छोड़ दिए हैं। ठीक है, इस सवाल में कुछ मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ध्यान देना। अगला सवाल, एक चोर घर में खड़ी कार चुराकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। ध्यान समझना, एक चोर घर में खड़ी कार चुराकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है ना रफ्तार से भाग जाता है। आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है और मालिक तुरंत दूसरी कार में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकल पड़ता है। तो मालिक चोर से कब मिलेगा, ये बोला गया है। अब इस सापेक्ष में आपके पास यहाँ पर 4 कथन दिया गया है। इन चारों कथनों में जो सही होगा उन्हीं को आपको क्या करना है दोस्तों, चुनना है।
अब ध्यान समझना, चोर और यदि मैं बात करूं किसके, मालिक की बात करूं, तो ये मान लेते हैं भाई हमारे पास चोर, ध्यान समझना ये हमारे पास क्या है, चोर है। क्लियर है, ध्यान समझना। अब चोर की स्पीड कितना है, तो चोर जो है 40 किलोमीटर की स्पीड से निकलता है ना। और चोरी का पता कब चलता है, तो आप कहोगे कि चोरी का पता तो आधा घंटा बाद चला, मतलब जो मालिक है चोर के निकलने के आधा घंटा बाद ही निकलेगा, है ना भाई, क्योंकि तुरंत तो पता चला नहीं है, तो तुरंत तो निकलेगा, और तुरंत पता चल जाता तो काहे चोरी होता, है ना भाई। तो हम इतना समझ गए कि चोर ने, है ना, चोरी किया और आधा घंटा चलने के बाद इधर मालिक को क्या हुआ होगा, गाड़ी के चोरी का पता चला होगा। मतलब यदि चोर 40 की स्पीड से चला होगा तो आधा घंटा में कितना चला होगा, तो आप कहोगे 40 की स्पीड से आधा घंटा में चोर द्वारा तय की गई दूरी कितने का रहा होगा, तो मैंने कहा 40 का गुणा आधा के साथ करेंगे तो 20 किलोमीटर। कितना चला होगा, 20 किलोमीटर। मतलब मैं कह सकता हूं कि अब चोर जो है यहां पर आ गए हैं, चोर कहां पर आ गया है दोस्तों, 20 किलोमीटर आगे आ गया है, ध्यान समझना। और मालिक कहां पर है, चोर तो इस घर से चुरा कर भागा था और मालिक यहीं पर है। मालिक को पता चल जाता है और मालिक क्या करता है, ये 60 की स्पीड से चोर के पीछे चलना चालू करता है। कितने की स्पीड से, 60 की स्पीड से। लेकिन भाई चोर तो चोरी करके निकल गया ना, अब वहां बैठकर चाय थोड़ी पिएगा, तो वो भी क्या करेगा, वो तो कंटिन्यू भागने का ही काम करेगा, ध्यान समझना। और चोर यहां से वो कितने की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये भी भाग रहा है। तो मैंने एक चीज नोट कर लिया कि भाई चोर यदि पकड़ा जाना है तो मैं कहूंगा मालिक को 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। मालिक को ये 20 किलोमीटर जो चोर ने आधा घंटा तय किया है, इसको यदि कवर कर लेगा तब तो जाकर मालिक चोर को पकड़ पाएगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच के सापेक्ष दूरी कितने का है, तो मैंने कहा दूरी यहां पर दे रखा है और हमारे पास सापेक्ष चाल भी पता होगा, है ना। हमको सापेक्ष चाल के बारे में इतना पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि सापेक्ष चाल मतलब क्या होता है कि भाई सापेक्ष चाल दो कंडीशन में बनते हैं। जब दो गाड़ी एक ही दिशा में जाए तो सापेक्ष चाल घटकर आता है, और दो गाड़ी जब विपरीत दिशा से आता है तो सापेक्ष चाल जुड़कर आता है। आप देखे होंगे कि ऑटो चालक, है ना, गाड़ी चलाते हुए जाता है, उसके बगल से एक बाइक वाला निकलता है तो बहुत आराम से क्या करता है, उसको ओवरटेक करता है, देखे हो। लेकिन मान लो दो गाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहा है, आप उधर जा रहे हो, गाड़ी कोई सामने से ऐसे आ रहा है तो आप देखोगे सट से निकल जाता है, ऐसा होता है। तो विपरीत दिशा से आने पर सापेक्ष चाल जुड़ता है और एक ही दिशा जाने पर सापेक्ष चाल घटता है। क्योंकि जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में मालिक भी जा रहा है तो सापेक्ष चाल घट कर आएगा। तो 60 और 40 में अंतर करेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास सापेक्ष चाल, ध्यान समझना। और दूरी को जब हम चाल से भाग देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या निकलता है, तो आप कहोगे भाई समय निकलता है। क्लियर है, मतलब मुझे समय निकल जाए, मेरे समय मिल जाए तो मेरा काम आसान होगा। दूरी कितना है, मैंने कहा 20 किलोमीटर, ध्यान समझना कितना है, 20 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल कितना है, तो मैंने कहा मालिक की स्पीड 60 और चोर की स्पीड 40। तो 60 में 40 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 20। तो 20 से 20 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा। मतलब 1 घंटा बाद क्या होगा, पकड़ा जाएगा। यही ना बात है, ध्यान समझना। मतलब 1 घंटा और लगेगा, किसको, मालिक को चोर को पकड़ने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। क्लियर है। तो भाई एक चीज बताओ, मैंने ये कहा कि मालिक को 1 घंटा लगा, लेकिन आप कहोगे मालिक को टोटल कितना लग गया, मैंने कहा मालिक को लगा यहां पर 1 घंटा। कितना, 1 घंटा, है ना। और चोर भाई, तो चोर के संदर्भ में मैं कहूंगा कि चोर पहले आधा घंटा पहले ही चल चुका था, अब 1 घंटा बाद पकड़ा जाएगा। मतलब चोर को लगा कितना, 1.5 घंटा, है ना। चोर को पकड़ना कितना लग गया, 1.5 घंटा। मतलब चोर 1.5 घंटा तक चला और मालिक चला होगा 1 घंटा। अब ध्यान समझने यहाँ पर क्या बोला गया है, मालिक के घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। सही बात है भाई, है ना, क्योंकि मालिक 1 घंटा में पकड़ लेगा, मतलब 60 किलोमीटर में चोर क्या होगा, जाकर पकड़ा जाएगा। मतलब के वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होने वाला है। फिर मालिक के घर से 55 किलोमीटर दूर पर मिलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है ना। 60 किलोमीटर पर तो मिल चुका है, तो 55 में काहे मिलेंगे, चोरी के 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है ना। मालिक जब जगा, उसको पता चला कि गाड़ी चोरी हो गया गाड़ी का, तो 1 घंटा बाद उसने चोर को पकड़ा। लेकिन गाड़ी चोरी हुए कितना समय लगा टोटल, तो भाई आधा घंटा पहले ही चोर क्या कर लिया था, गाड़ी को चुरा कर भाग गया था। तो आधा घंटा और 1 घंटा टोटल 1.5 घंटा लगा, है ना। तो चोरी के 1.5 घंटे बाद क्या हुआ, चोर पकड़ा गया। तो एम वाला हमारा कथन क्या होगा, करेक्ट होगा। चोरी के 1 घंटे बाद मिलेंगे, नहीं भाई, चोरी के 1 घंटे बाद नहीं, बल्कि मालिक के जगने के बाद 1 घंटे बाद मिलेंगे। तो इस आधार पर एन वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर देखे कि हमारे दो कथन सही हैं। कौन कौन से? तो के वाला और एम वाला। तो इस आधार पर कथन हमारे पास पहला जो ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ऐसे आपको सवाल मिलेंगे और इन सवालों को ऐसे बेदर्दी तरीके से क्या करना है? बनाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। फिर क्या बोला गया है? ये बेहतरीन सवालों में से एक सवाल, बार बार एलसीएम से जब जब सवाल पूछ रहा है अभी के डेट में व्यापम द्वारा, तो इस प्रकार के सवाल तो बिल्कुल पूछ रहा है और मैक्सिमम बच्चे इस प्रकार के सवाल में जाकर पूरी तरीके से क्या हो रहा है? फंस जा रहा है। तो कोशिश करना कि ऐसे सवालों को अच्छे से डील करना, एग्जाम में आराम से बनाना, है ना। आपके 2-2.5 घंटे का जो समय मिलता है काफी रहता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम रहता है ना। आप चाहो तो 30 मिनट में आप, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो, काफी समय रहता है। ठीक है, बिल्कुल आप अपने समय को बर्बाद ना करना, बिल्कुल आसानी से बनाना है। अब क्या बोला गया है? प्राकृतिक संख्याओं ए, बी और सी के संबंध में निम्नलिखित पर आपको क्या करना है? विचार करना है भाई, ध्यान समझना। अब यहाँ पर बोला गया है एलसीएम ए बी, मतलब यहाँ पर है एलसीएम जो है ए बी और ए सी का जो एलसीएम होगा। कहने का मतलब यह है, मैं ये कहूं कि भाई एलसीएम में, वो भी एलसीएम किसका? एक तो ए बी और ए सी का जो एलसीएम होगा क्या बराबर होने वाला है? ए इंटू एलसीएम किसका? तो मैंने कहा बी और सी के एलसीएम के बराबर है। क्या ऐसा लग रहा है भाई? तो मैंने कहा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि एलसीएम किसका भाई? वो भी एलसीएम ए और बी का जो एलसीएम होगा वो क्या बराबर होगा? तो मैं चाहता हूं इस ए का गुणा मैं बी के साथ कर दूं, एलसीएम को ज्यों का त्यों एलसीएम। अब ए का गुणा बी के साथ करेंगे तो हो जाएगा भाई ए बी, और ए का गुणा सी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ए सी। आप देख पा रहे हो एलसीएम ए बी का जितना होगा उतना ही एलसीएम ए बी का होगा, ए बी और ए सी का, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है। इस आधार पर पहला वाला जो हमारे पास कथन होगा दोस्तों ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार एचसीएफ ए बी ग्रेटर देन होगा एलसीएम ए बी से, मतलब ए बी का जो एलसीएम होगा ज्यादा होगा। कौन सा मैंने बता दी? ये वाला था क्या? के वाला हमारा करेक्ट है। हम एल वाले में आए, एक मिनट, है ना, एल वाले में आए हैं। अब फिर बोला गया एचसीएफ जो ए बी का होगा वही ए इंटू एचसीएफ बी सी का होगा। सेम पैटर्न का यहाँ पर है। अब एलसीएम की जगह क्या लिख दे? यहाँ पर एचसीएफ जो होगा ए बी का जो एचसीएफ होगा, ए बी और ए सी का जो एचसीएफ होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ए इंटू एचसीएफ होगा क्या हमारे पास? बी और सी का। तो मैंने कहा यदि ए का वहां पर अंदर में गुणा कर दिया जाए तो आप कहोगे एचसीएफ किसका? ए और बी का गुणा करने पर ए बी, और ये हो जाएगा ए और सी का गुणा करने पर ए सी। तो आप देख पा रहे हो एचसीएफ ए बी और ए सी का होगा जितना उतना ही एचसीएफ ए बी और ए सी का होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? सेम सेम डेटा है। तो इस आधार पर एल वाला कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ होगा उससे ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा क्या एलसीएम? तो हमको सबको पता है कि सेम संख्याओं का, मान लो मैं कहूं कि ए और बी का जो एचसीएफ आएगा, है ना, इस एचसीएफ से हमेशा बड़ा होगा कौन? एलसीएम। मतलब मैं कह सकता हूं कि एलसीएम हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, और एचसीएफ हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, क्योंकि हमको एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ और एलसीएम बोल गए हैं, है ना। तो एचसीएफ हमेशा छोटा होता है और एलसीएम हमेशा बड़ा होता है। किस कंडीशन में? जब एक ही, है ना, प्रकार के संख्या के बारे में हमको एचसीएफ और एलसीएम में तुलना करना रहे तब के कंडीशन में। तो ये वाला हमारे पास एम वाला कथन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर हमको पता है कि एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ होगा क्या विभाजित होगा एलसीएम ए बी से। अब आप मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, यदि मैंने कहा कि ए बी चाहो तो आप कोई अंक मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। मैंने कहा ए बी मान लेता हूं कि वही संख्या है, ए बी है, तो आप कहोगे ए बी में कोई कॉमन नहीं है तो एचसीएफ होगा भाई 1, और एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे ए बी होगा कि नहीं होगा? अब मैंने कहा ए बी जो होगा, है ना, वो नहीं कटेगा क्या 1 से? तो आप कहोगे कट जाएगा, और कितने बार में कटेगा? तो मैंने कहा ए बी बार में कटेगा। मतलब यहाँ पर बोला गया कि एचसीएफ जो होता है उसी संख्या के एलसीएम को आसानी से क्या कर सकता है? विभाजित कर देता है। तो हम कहेंगे एन वाला हमारा कथन क्या हो जाएगा? है ना, एकदम करेक्ट होगा। यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है कि ये होना चाहिए था एलसीएम ए बी विभाजित है एचसीएफ, है ना, ए बी से यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको लिख लेना, है ना। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, ये एलसीएम था, ये एलसीएम,
और ये हमारे पास क्या था, HCF था। ध्यान समझना दोस्तों, है ना, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है और इस तरह पर n वाला कथन हमारा करेक्ट है। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। और आज का लास्ट सवाल हम देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझना क्या बोला गया है, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि उनका HCF 1 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है ना भाई। हमको ये बोल दिया गया है कि हमारे पास दो संख्या है P और Q और उनका HCF क्या है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या होने वाला है, सही होने वाला है बोला गया है। तो P और Q दोनों अभाज्य हो सकते हैं। अब अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है भाई, मैं यदि मान लो अभाज्य संख्या की बात करूं तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि अभाज्य संख्या का HCF, अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, का HCF हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P और Q 100% क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे, इसमें कोई दो मत वाली नहीं है। जैसे मैंने कहा P का मान 3 और Q का मान लेता हूं 5, तो 3 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा भाई। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, करेक्ट है। फिर एक संख्या भाज्य और दूसरी भाज्य हो सकती है। अब मान लो मैं एक बात करूं कि भाज्य और अभाज्य के HCF की बात करूं तो मुझे पता है एक भाज्य व अभाज्य का जो HCF निकलेगा, अभाज्य का HCF हमेशा 1 ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे भाई, जैसे मेरे पास भाज्य क्या है, 4 मेरे पास भाज्य है और 3 क्या है, अभाज्य है। तो आप कहोगे 4 और 3 का HCF क्या होगा, तो मैंने कहा 4 और 3 का HCF है ना, 4 और 3 का HCF क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। तो इस आधार पर हमारे पास दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर दोनों संख्याएं भाज्य हो सकती है, ये भी हो सकता है क्या। तो हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूछा गया है, हर बार हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है ना, कुछ कंडीशन में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल पॉसिबिलिटी पूछा गया है, इसलिए हमारे ये दोनों कथन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तीसरा हमारे पास स्टेटमेंट है दोनों संख्या भाज्य हो सकती है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी पूछा गया। तो मैं चाहता हूं कि भाई एक हमारे पास क्या बोला, दोनों संख्या भाज्य संख्या हो सकती है क्या। तो मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाई 4 हमारे पास भाज्य है, उसी प्रकार 9 भी हमारे पास भाज्य है। 4 किस किस से कटेगा, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है और स्वयं 4 से भी कटता है। उसी प्रकार 9 की बात करें तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी करता है और स्वयं 9 से भी करता है। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास भाज्य संख्या है। और अब बताओ 1 2 4 1 3 9 में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि दोनों में, यदि दोनों में एक कॉमन चुनना रहेगा तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। मतलब दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों संख्या क्या हो, भाज्य हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट होगा दोस्तों ये भी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये रहा आज का हमारा कुछ स्पेशल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सवाल के साथ, है ना, तो कंटिन्यू बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।